Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss medico legal autopsy कि मेडिको लीगल autopsy फोरेंसिक साइंस में क्या होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, इसके मोटिव क्या होते हैं करने के और इसके क्या क्या मेथड्स और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये सब आज हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में मेडिको लीगल autopsy में। सो लेट्स बिगिन विद इट्स इंट्रोडक्शन। सो वी विल स्टार्ट विद द टर्म अटॉप्सी कि जो टर्म अटॉप्सी है वो आया है एक ग्रीक वर्ड अटॉप्शिया से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है एक्ट ऑफ सीइंग वन सेल्फ। ठीक है, उसके बाद जो अटॉप्सी होती है इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। कि अटॉप्सी जो है वो किसी भी डेड बॉडी की जो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं अटॉप्सी। अटॉप्सी को हम पोस्टमार्टम भी बोल सकते हैं और कहीं कहीं पे इसको नेक्रोप्सी भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अटॉप्सी जो है वो हमेशा कौन परफॉर्म करता है, हमेशा एक स्किल्ड पैथोलॉजिस्ट ही अटॉप्सी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, जिसका मोटिव क्या होता है या हम कहेंगे जिसका एम क्या होता है ऑटोप्सी करने का, कि टू नो द कॉज ऑफ डेथ। किसकी डेथ, विक्टिम की, जो हमारे पास डेड बॉडी रिसीव्ड हुई है कि उसकी डेथ का कॉज क्या है वो पता करने के लिए जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो ऑटोप्सी कंडक्ट करता है। ठीक है, a complete autopsy is necessary before reaching any conclusion। फोरेंसिक साइंस में क्या होता है, अगर हमें कोई भी कंफर्म कंक्लूजन देना होता है तो उसके लिए हमेशा एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। इसी तरीके से जब हम पैथोलॉजी की बात करते हैं तो अगर हमें कोई कंक्लूजन देना होता है तो उसमें भी एक कंप्लीट ऑटोप्सी बहुत मैंडेटरी होती है। ठीक है, कभी भी पार्शियल ऑटोप्सी के बेस पे हम कोई कंक्लूजन फॉर्म नहीं कर सकते। फाइन, since there is no place for partial autopsy. Fine. Now we will see about the purposes or the motives of the autopsy कि autopsy करने के क्या क्या पर्पस होते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट पर्पस और कुछ इम्पोर्टेंट मोटिव्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, देख लेते हैं एक एक करके। टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द डेथ कि जो डिजीज्ड पर्सन है उसकी डेथ का क्या कॉज है, whether it is a suicide, homicide, or any other reason. Fine. Next is to estimate the time since death कि उसकी डेथ को हुए कितना टाइम हो गया, क्योंकि डेथ के बाद काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। आपका अल्गर मोटिस होता है, राइगर मोटिस भी होता है, पोस्टमार्टम लिविडिटी भी होता है, जिसके बेस पे हम बताते हैं कि इसकी डेथ को अभी फ्यू आवर्स हुए हैं या वन डे, वन वीक, लाइक दिस। फाइन। नेक्स्ट, टू establish द आइडेंटिटी ऑफ द डिजीज्ड कि डिजीज जो है उसकी आइडेंटिटी क्या है। ये किन केस में ज़रूरी होती है आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, जिन केसेस में जो बॉडी होती है वो अननोन होती है या बहुत ही डेटोरेट फॉर्म में आती है बॉडी, तो उन केसेस में जो डिजीज है उसकी आइडेंटिटी करना बहुत ज़रूरी होता है, सो डैट उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द नेचर और मैनर ऑफ द डेथ कि जो विक्टिम है उसकी जो डेथ हुई है उसका जो नेचर या उसका मैनर या उसके सरकमस्टांसेस क्या रहे होंगे ड्यूरिंग हिज और हर डेथ। फाइन। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ द ऑटोप्सी की ऑटोप्सी कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली ऑटोप्सी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, सेकंड होती है मेडिको लीगल ऑटोप्सी। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी को हम क्लिनिकल ऑटोप्सी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑटोप्सी होती है वो नेचुरल डेथ्स के केस में होती है। ठीक है, अब यू विल से कि कॉज पता है नेचुरल डेथ है, ठीक है, तो फिर भी ऑटोप्सी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी है ये हमेशा एकेडमिक
पर्पसेस के लिए की जाती है, ठीक है। इट इज़ नॉट फॉर द इन्वेस्टिगेटिव पर्पस, इट इज़ फॉर द एकेडमिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये पार्शियल भी हो सकती है, ठीक है, पार्शियल और इनकम्प्लीट, ठीक है। एंड इट इज़ परफॉर्म बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। फाइन। इसमें जो कंसेंट होता है रिलेटिव्स का या फैमिली का वो मैंडेटरी होता है। दूसरा है आपका मेडिको लीगल अटॉप्सी। मेडिको लीगल अटॉप्सी हमेशा अननेचुरल डेथ्स के केस में की जाती है, ठीक है। जो कौन करता है? एक स्किल्ड पैथोलॉजिस्ट। ये हमेशा कंप्लीट होती है और एग्जामिन ओरिएंटेड होती है। एग्जामिन ओरिएंटेड मतलब कि इसमें यू आर हैविंग सम एम्स और मोटिव्स जो कि आपको फाइंड आउट करने होते हैं थ्रू अटॉप्सी। लास्ट है कि इसमें कंसेंट जो है वो मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ऑथराइजिंग ऑफिसर होता है वो कंडक्ट कराता है अटॉप्सी। फिर से बात। नेक्स्ट है आपका डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अटॉप्सी, कि अटॉप्सी के और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो जो पहला होता है वो है आपका वर्चुअल अटॉप्सी। वर्चुअल अटॉप्सी को विट्रॉप्सी भी कहते हैं। इसमें जो है आपका सीटी और एमआर दोनों को कंबाइन करके अटॉप्सी होती है। ये अटॉप्सी वर्चुअली होती है। इसमें हम कोई नेचुरल डाइसेक्शन या मैनुअली डाइसेक्शन नहीं कर रहे हैं, इसमें वर्चुअली ही अटॉप्सी की जाती है, ठीक है। जिसमें कि हम अपने क्या देखते हैं, जो भी आपका एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और उसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी ऑब्जर्वेशन करके हम अटॉप्सी करते हैं, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका साइकोलॉजिकल अटॉप्सी। साइकोलॉजिकल अटॉप्सी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल या फिर वी कैन से द मेंटल स्टेट और मेंटल स्टेटस जो होता है विक्टिम का, वो हम पता लगाते हैं थ्रू इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपका एग्जामिनेशन होता है, क्या फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को उसमें एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, कि वो कहीं रीज़न तो नहीं है, कहीं वही कॉज तो नहीं है उसके डेथ का। ये बहुत कॉमन होता है डिप्रेशन के केस में, उसमें लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, तो उस केस में साइकोलॉजिकल अटॉप्सी परफॉर्म की जाती है। उसके बाद है आपका नेगेटिव अटॉप्सी। नेगेटिव अटॉप्सी में क्या होता है कि जहाँ पे भी आपकी जो कंक्लूजन होता है वो नेगेटिव आता है, अटॉप्सी वहाँ पे इनकंक्लूसिव हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव अटॉप्सी। फोर्थ है आपका सेकंड अटॉप्सी। सेकंड अटॉप्सी कब करते हैं? जब आपके फर्स्ट अटॉप्सी वो इनकंक्लूसिव होती है, ठीक है, और उसको बॉडी को बरी कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बाद में केस फिर से रीओपन होता है तो बॉडी को फिर से एक्सह्यूम्ड बॉडी को फिर से वहां से निकाल के उस पे सेकेंड ऑटोप्सी कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो वो होता है आपका सेकेंड ऑटोप्सी, जो कि हमेशा किस पे होती है? एक्सह्यूम्ड डेड बॉडी पे। एक्सह्यूम्ड डेड बॉडी कौन सी होती है? जो आपकी ग्रेव से निकाली जाती है डेड बॉडी, ठीक है। और ये कौन ऑथराइज करता है? ये आपका मजिस्ट्रेट के परमिशन से उसकी प्रेजेंस में ये एक्सह्यूम्ड बॉडी को निकाला जाता है। फाइन। नाउ वी विल सी सम बेसिक रूल्स और वी कैन से द बेसिक प्रोटोकॉल्स जो कि एक पैथोलॉजिस्ट फॉलो करता है वाइल डूइंग द मेडिको लीगल अटॉप्सी। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। पहला है कि autopsy must be conducted as soon as possible to avoid any further changes in the body। कि पैथोलॉजिस्ट के पास जब भी बॉडी आती है तो उसको जितने जल्दी हो विदाउट एनी डिले अटॉप्सी करनी चाहिए, क्योंकि डेथ के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है या अटॉप्सी प्रोसीजर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। उसके बाद है इट मस्ट बी परफॉर्म बाय स्किल्ड पैथोलॉजिस्ट ओनली। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो अटॉप्सी होती है वो हमेशा कौन कंडक्ट करता है? एक स्किल्ड पैथोलॉजिस्ट ही कंडक्ट करता है। इट मस्ट बी कंडक्टेड इन मॉर्चरी, नेवर इन ओपन और प्राइवेट रूम। तो जो अटॉप्सी होती है वो हमेशा मॉर्चरी रूम में ही कंडक्ट होती है, वो कभी भी ओपन या किसी और प्राइवेट रूम में कंडक्ट नहीं होती है। इट मस्ट बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑथराइजिंग ऑफिसर, ईदर अ पुलिस और अ मजिस्ट्रेट। जो अटॉप्सी होती है वो हमेशा
किसी न किसी ऑथराइजिंग ऑफिसर के प्रेजेंस में होती है। वो या तो पुलिस हो सकता है या कोई मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। ठीक है। इट मस्ट बी कैरिड आउट इन डे लाइट। जो अटॉप्सी होती है वो हमेशा डे लाइट में कंडक्ट की जाती है, क्योंकि डे लाइट में लाइट सोर्स बहुत ऑप्टिमम होता है। इसीलिए अटॉप्सी कभी भी नाइट में या डिम लाइट में कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है। Outsiders or any unauthorized person must be restricted from being entered during autopsy। ठीक है। जब भी autopsy हो रही होती है मॉर्चरी में, तो जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं, से रिलेटिव्स और एनी अदर अनऑथराइज्ड पर्सन, वो ऑटोप्सी रूम में एंटर्ड नहीं होने देने चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोसेस। सो इस दौरान जो आपका प्रोसीजर होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन द डेड बॉडी मस्ट बी हैंडेड ओवर टू पुलिस ऑफिशियल। जब ऑटोप्सी कंप्लीट हो जाती है तो जो डेड बॉडी होती है वो किसको हैंड ओवर होती है? वो पुलिस ऑफिशियल को हैंड ओवर होती है, जो उस डेड बॉडी को लेकर आया था। उसी पुलिस ऑफिशियल को या उसी आईओ को वो बॉडी हैंड ओवर होती है। फाइन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन। ये दोनों एग्जामिनेशन कब होते हैं? जब ऑटोप्सी प्रोसीजर शुरू होता है तो पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है बॉडी का, उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन होता है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जितने भी आपका जनरल मॉर्फोलॉजी फीचर्स होते हैं कैडिवर के, वो सारे हम ऑब्जर्व करते हैं इन द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। मतलब एक्सटर्नली हमें डेड बॉडी पे क्या क्या दिख रहा है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसका हाइट, वेट, उसका सेक्स, मेल और फीमेल, एज, वेदर इज ए चाइल्ड, टीनेजर और अडल्ट, कलर, रेस किस रेस का है, उसका बिल्ड, डिफॉर्मिटी तो नहीं है उस पे, कोई टैटू मार्क या स्कार मार्क तो प्रेजेंट नहीं है, इंजरी या कोई वुंड साइन तो प्रेजेंट नहीं है, और उसकी जो क्लोथिंग है उसकी कंडीशन क्या है कि वो फटे हुए तो नहीं है, या उसमें ब्लड स्टेन तो नहीं है, या कोई और स्टेन तो नहीं है, कपड़ों पे मिट्टी तो नहीं लगी हुई है, और हेयर प्रेजेंट है कि नहीं है। नेल स्क्रैपिंग भी चेक करते हैं, कोई टिश्यू तो नहीं है उनमें, कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड तो नहीं है बॉडी के ऊपर, लाइक सलाइवा तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। कोई पॉइजन या जेनाइटल पार्ट्स पे भी बायोलॉजिकल फ्लूइड प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है। और फॉर एनी साइन और सिम्टम्स ऑफ एनी अदर डिजीज एंड टाइम सिंस डेथ। फाइन। नेक्स्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी एग्जामिनेशन होती है कि उन पे कोई इंजरीज तो नहीं है या उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जो कि आपका डेथ का कॉज हो सकता है। ठीक है। लाइक आपका एब्डोमेन में, माउथ पे, नेक, चेस्ट, हार्ट, लंग, लीवर। ठीक है। ये सारे आपका इंटरनल एग्जामिनेशन में आते हैं। फाइन। नेक्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ ऑटोप्सी। की ऑटोप्सी करने के क्या क्या कॉमन मेथड्स होते हैं। पहला है आपका वर्कआउट टेक्निक। वर्कआउट टेक्निक में क्या होता है, इसमें वन बाय वन ऑर्गन को निकाल के बाहर टेस्ट किया जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका रोकेंसे टेक्निक। रोकेंसे टेक्निक में क्या होता है कि इसमें ऑर्गन्स को इनसाइड द बॉडी ही टेस्ट किया जाता है, उनको बाहर नहीं निकाला जाता। तो इसीलिए ये वन ऑफ द रेयर टेक्निक होती है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। थर्ड है आपका घन टेक्निक। घन टेक्निक जो कि आपके क्लिनिकल ऑटोप्सी में यूज होता है। इसमें आपका थोरेसिक, एब्डोमिनल और यूरोजेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं। लास्ट है आपका लेट्यूल टेक्निक। इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स को जो ऑर्गन सस्पेक्टेड लगते हैं ये उन्हीं को टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है उनका टाइम भी बचता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं इन मेडिको लीगल ऑटोप्सी में। फाइन।
नेक्स्ट है आपका कंटेनर्स कि कंटेनर्स किस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द विसरा। विसरस को किस केस में प्रिजर्व किया जाता है, जब अटॉप्सी आपकी इनकन्क्लूसिव निकलती है, ठीक है। अटॉप्सी वहाँ पे आपकी कंप्लीट नहीं हो पाती, नहीं पता चलता कॉज क्या है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो विसरा होता है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं और फर्दर लेबोरेटरीज में उनको भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो क्या क्या तरह के कंटेनर्स यूज़ होते हैं, ग्लास बॉटल्स जिनका माउथ थोड़ा वाइड होता है एंड विद स्टॉपर्स, ठीक है। बिफोर स्टोरेज such glass containers are to be cleaned with sulfuric acid chromate solution, ठीक है, and rinsed with distilled water and dried। प्रिजर्वेशन से पहले जो भी कंटेनर होता है उसको पहले सल्फ्यूरिक एसिड क्रोमेट सॉल्यूशन से उसको वॉश किया जाता है, डिस्टिल वाटर से रिंस करके उनको पहले फिर सुखाया जाता है, उसके बाद उनमें प्रिजर्वेशन की जाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्लास कंटेनर्स पॉलीथीन बैग्स आर ऑल्सो यूज्ड बट नॉट गुड फॉर वॉलेटाइल पॉइजन्स। ग्लास कंटेनर्स के अलावा पॉलीथीन बैग्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन पॉलीथीन बैग्स जो है वो वॉलेटाइल पॉइजन्स के केस में सुटेबल नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी जगह क्या यूज़ किया जाता है, नायलॉन बैग्स, ठीक है। नायलॉन बैग्स को क्यों यूज़ किया जाता है वॉलेटाइल पॉइजन के केस में, बिकॉज दे आर नॉट परमिएबल, ठीक है। तो ये सुटेबल होते हैं फॉर द वॉलेटाइल पॉइजन्स के लिए, इसीलिए जो नायलॉन बैग्स होते हैं वो प्रेफर किए जाते हैं ओवर पॉलीथीन बैग्स। फाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, कि क्या क्या कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि विसरा प्रिजर्वेशन में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। पहला है आपका रेक्टिफाइड स्पिरिट, नेक्स्ट सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट 10 mg per ml of sodium or potassium fluoride, ठीक है। And here a note is given, formaldehyde solution not to be used for the preservation of viscera as the extraction of non volatile poisons become difficult, कि जो formaldehyde solution होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव हम यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, देयर इज़ अ रीज़न कि नॉन वोलेटाइल पॉइजन्स जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ पॉइजन्स के केस में। फाइन। Thank you all for watching. So guys, this is my first video. I hope you like the video. So please like, share and subscribe for more updates.